हाँ बच्चों, तो हम लोग लास्ट लेक्चर तक सीखे थे कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसमें उसका मोशन किस किस तरीके से समझा पढ़ा जा सकता है। तो हमने बोला कि मोशन जो है वो दो तरीके से देखो, पहले वन डायमेंशनल मोशन, फिर टू डायमेंशनल मोशन, एक और होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोगों को बाद में देखना था या देखना नहीं है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में वन और टू डायमेंशनल मोशन था, इसमें सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन में हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, फिर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखा, और लास्ट में एक जनरल मोशन देखा। उसके बाद अगले टॉपिक पे हमने बोला कि कोई भी टू डायमेंशनल या कोई भी वन डायमेंशनल मोशन हो या कोई भी मोशन हो, तो आप उसको जो है ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। हर मोशन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होता है, और ग्राफ से कई बार चीजें काफी आसान हो जाती हैं। जैसे हमने आपको एक लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक इंसान किसी एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लगाने की वजह से रुकता है। तो ऐसे जब तीन तीन मोशन हो या एक के बाद एक मोशन हो, तो ज्यादा अच्छा तरीका होता है आप उसका ग्राफ बना लो और उससे रिलेटेड चीजें देख लो। ग्राफ में भी जो सबसे कारगर और सबसे बढ़िया ग्राफ होता है वो होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा था और वीटी ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन भी मिल रहा था। वेलोसिटी का ग्राफ था तो वेलोसिटी तो मिलनी थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगले में देखो, सर कल से एक डाउट था सर। क्या बताओ बेटा, आवाज तुम्हारी कम आ रही है। ठीक है सर, टाइम से नेगेटिव तो नहीं हो सकता सर? टाइम का देखो बेटा, टाइम सबसे पहली चीज, हर क्वांटिटी एक रिलेटिव है, बट टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम को आप रिलेटिव नहीं बोल सकते कि इसको मतलब इसका टाइम उसका टाइम, टाइम एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब होता क्या है, हम जैसे हर चीज की एक रेफरेंस मानते हैं। जैसे हर चीज आप बोलते हो कि ये चीज 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर आप खुद को रेफरेंस मान के बोलते हो ना। आप मानते हो कि हम जीरो पे खड़े हैं तो हमसे 10 किलोमीटर दूर है कोई चीज। उसी तरीके से जब आप टाइम को लेकर के बात करते हो, तो जिस टाइम पे आप अपनी बात शुरू करते हो आप उसको टी इक्वल्स टू जीरो मानते हो, या जिस टाइम से आपका मोशन स्टार्ट होता है कन्वेंशनली उसको टी इक्वल्स टू जीरो बोला जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो टी इक्वल्स टू जीरो का जो कल्चर है वो ये है कि, या उसका जो फंडा है वो ये है कि रेफरेंस पोजीशन होती है जहां से आप शुरू करते हो उसको टी इक्वल्स टू जीरो और उसको एस इक्वल्स टू जीरो मानते हो। हाँ, टाइम के नेगेटिव होने का मतलब होता है उससे पहले का जो टाइम है वो नेगेटिव हो गया। आपने अभी से बात करना शुरू करी, अब के 2 घंटा पहले का टाइम -2 आर हो गया। अब आगे बात समझ में क्लियर है? तो सर उसमें मूवमेंट तो उसमें मोशन होता है नेगेटिव टाइम का कुछ? नेगेटिव टाइम में कुछ मोशन हो सकता है, रहा हो। ठीक है, तो नेगेटिव टाइम का कॉन्सेप्ट आपका यही है कि टाइम नेगेटिव हुआ मतलब जो पहले की पूर्ववत स्थिति थी उसमें कितना रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज मत सोचो कि टाइम नेगेटिव हो गया या टाइम नेगेटिव की बात है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो अगला देखते हैं हम लोग, इसी टॉपिक में आगे चला जाए। हम लोग देख रहे थे वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में शुरू किया था हमने। अब एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसके बाद हम इसको टॉपिक को यहीं पे विराम दे देंगे। हमने एक छत से, काफी ऊंची छत थी, यहां से एक पार्टिकल को u इक्वल्स टू जीरो से फेंका है। आप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। क्या आप बना सकते हो इसका वीटी ग्राफ? नहीं, ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ ईट। तो हम बना दें या आप लोग खुद से बनाओगे? सर बनाएंगे। बनाओगे, चलो बनाओ। एक्सेलरेशन इसका जी डाउनवर्ड होगा और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ कैसा होता है वैसा बनाना है आपको। हाँ बेटा, बन गया।
देखो एक बात समझो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और g इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, tan थीटा, यही तो एक्सेलरेशन है। तो इसका जो थीटा होगा उसका tan क्या होगा, ये बन गया ग्राफ। क्या आप बता सकते हो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ग्राफ को देख के? अगर v मान लें तो tan थीटा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई 1, v1 डिवाइडेड बाई 1, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। 2 सेकेंड पे क्या होगा बेटा, v2, तो v2 बाई 2 इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि v1 इक्वल्स टू यहां से आ गया था g, यहां से v2 बाई 2 हो जाएगा, और v2 बाई 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, g, तो v2 इक्वल्स टू 2g। अगर t इक्वल्स टू 3 की बात करें तो v3 कितना हो जाएगा, v3 की वैल्यू आ गई 3g, करेक्ट है। कितनी आ गई वैल्यू, 3g, करेक्ट है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, v1 की वैल्यू g, v2 की वैल्यू 2g और v3 की वैल्यू कितनी आ गई 3g, ठीक है। अब एक चीज समझो जरा, ये समझ में आई बात सबको, v2 इक्वल्स टू g नहीं, v2 इक्वल्स टू 2g आया। शाह क्लियर हुआ बेटा कि vt ग्राफ इस मोशन का, किसी पत्थर को आपने छोड़ा जीरो वेलोसिटी से, तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का vt ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बना दिया, जीरो से पास हो रहा था तो जीरो से पास होने वाला बना दिया। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, g, अरे इस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा होता है, वही g के बराबर है, रख दिया। v1 इक्वल्स टू g, v2 इक्वल्स टू 2g और v3 इक्वल्स टू कितना आ गया 3g। अब देखो इसमें एक बात, क्या आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ मोशन? फर्स्ट था ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ मोशन, सेकंड है फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ मोशन। आपको निकालना है एस फर्स्ट, पहले सेकंड में कितना मोशन हुआ, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। दूसरे सेकंड में कितना मोशन हुआ, ये वाला एरिया हो जाएगा। तीसरे सेकंड में कितना मोशन हुआ, ये वाला एरिया हो जाएगा। निकालो और बताओ। शाह क्लियर हुआ, ओके तो बोला, समझ में आया कि कैसे आया ये, बोलो। ठीक है चलो इसको करो, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के मोशन। अच्छा बंद थी क्या, चलो कोई बात नहीं। तो हमने पूछा था पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो उसका रेशियो, तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो पहले वाले सेकंड में तो क्या है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पे बड़े आराम से बोल सकते हो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। v1 की वैल्यू g है, यानी कि g/2। s2 कितना आ जाएगा, s2, ये ट्रेपेजियम बन रहा है देखो, इसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स
एक ये साइड है और एक साइड पैरेलल है, इसकी लेंथ कितनी है 2g, इसकी लेंथ कितनी है g, तो क्या लिखोगे आप 2g प्लस g, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गई, इनटू डिस्टेंस 1, तो कितना आ गया यहां से 3g/2। s थर्ड कितना हो जाएगा हाफ, फिर से ये ट्रेपेजियम बन रहा है तीसरे सेकंड का। तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का टाइम, बीच का डिस्प्लेसमेंट। पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले और दूसरे सेकंड, पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माने 0 और पहले सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। दूसरे का कितना होता है बोलो, पहले और दूसरे। बस उसी तरीके से इसका कितना होगा थर्ड का, दूसरे से लेके तीसरे सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है 1, ये कितना आ गया 5g/2। अब इनके रेशियो देख लो कितने कितने आ रहे हैं, s फर्स्ट, s सेकंड, s थर्ड इक्वल्स टू ये g/2, 3g/2 और 5g/2 में क्या रेशियो आएगा 1:3:5। सा कहां गड़बड़ हो गई थी, समझ में आई बात? हमको लगता है तुमने दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये पूरा निकाल दिया, ये अबे ये दूसरे सेकंड का नहीं है, ये शुरुआत के 2 सेकंड का है, ये 3 सेकंड, तीसरे सेकंड का नहीं है, ये 3 सेकंड का है, तो तुमने इसीलिए 1:4:9 निकाला था। पता चल गया? चलो सही, शाबाश अंशुल, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, काफी कुछ देख लिए, एक क्वेश्चन और दें, करोगे? ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो करेगा उसके लिए HW है, और जो इसको नहीं करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ ग्राफ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। VT ग्राफ नहीं आया समझ में? सर VT ग्राफ आ गया सर, ST ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई सर। VT ग्राफ आ गया अच्छे से? यस सर। चलो ठीक। अब देखो VT ग्राफ में हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके का है कि देखो एक ट्रेन है, थोड़ा समझना, पहले हम सवाल समझा दें, या तो वो एक्सेलरेट करती है या वो डिसेलरेट करती है। तो होशियारी ये दिखाई, पहले वो एक्सेलरेट किया फिर वो डिसेलरेट किया और पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपको बताना है कि क्या उसका मैक्सिमम वेलोसिटी रहा और कितने टाइम में वो पहुंचा। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं, इफ अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, if a train starts moving with an acceleration of alpha, alpha ना लिखो a1 लिख लो, चलो, if a train starts moving with an acceleration a1, correct, and due to deceleration and after, नहीं इसके बाद लिखो, and after applying a brake, and after applying a brake it decelerates with an acceleration a2. After some time train reaches at its destination. If the distance between source and destination is d, find Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पकड़ी होगी उसने, नंबर 1, एंड नंबर 2 टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। देखो
रिपीट कर रहे हैं, इफ अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a1, आफ्टर सम टाइम्स driver applies a brake which causes a deceleration of a2, and finally train stops after reaching the destination. If the distance between source and destination is d, find maximum velocity attained by the train and time taken. हिंदी में समझा दे रहे हैं कि एक ट्रेन है, ये है सोर्स, ये डेस्टिनेशन, वो ऐसा करती है कि कुछ टाइम तक वो एक्सेलरेट करती है a1 से और फिर a2 से डिसेलरेट करती है, 0 से स्टार्ट करती है और 0 पे ही रुक जाती है, और इस पूरी प्रोसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो d का करती है। अब सवाल ये कि आपको ये बताना है इसमें उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पकड़ी होगी, नंबर 1, नंबर 2 इसको पार करने में कितना टाइम लगा होगा, दोनों बताओ। अब क्वेश्चन क्लियर है शाह? करो सवाल। देखो बेटा, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर से कह रहे हैं कि जब सबसिक्वेंट मोशन हो, एक के बाद एक मोशन हो, तो जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है, आप पहले मोशन का ग्राफ बना लो, बस आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लगा के कर सकते हो, और चाहो तो ग्राफिकल अप्रोच से कर सकते हो। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी थी d, एक ट्रेन चलती है, 0 से स्टार्ट करती है, पहले वो एक्सेलरेट करती है, थोड़े टाइम बाद वो डिसेलरेट करना शुरू कर देती है, या तो एक्सेलरेट करती है डिसेलरेट करती है। तो पहले तेजी से भागना शुरू करेगी, फिर उसने ब्रेक लगाया तो स्पीड उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, फाइनली जैसे ही वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है उसी टाइम पे ठीक वो रुक जाती है। अगर दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस d हो तो आपको बताना है उसने मैक्सिमम स्पीड कितनी पकड़ी होगी और उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बोलो। सवाल क्लियर है? क्वेश्चन बताएं, हम सॉल्व करें या करोगे अभी? थोड़ा टाइम करेंगे। चलो टाइम दे रहे, करो फटाफट। हाँ बेटा सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। चलो जल्दी बताओ। सार्थक, हाँ सर। कीर्ति, आ गया। आ गया? बोलो कितना आ रहा है? सर रूट 2d मल्टीप्लाई बाई a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। यस सर। ठीक है, देखते हैं बेटा। कोई और बताओ। चलो स्टार्ट करें अब हम। देखो बेटा, ऐसे सवाल जिनमें मोशन एक के बाद एक हो रहा हो, याद रखो आपके पास हमेशा ये वाला विकल्प खुला होता है कि आप मोशन को पहले ड्रॉ करो और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तामझाम करो, ये विकल्प आपके पास हमेशा खुला होता है। लेकिन आपको अगर एक के बाद एक मोशन हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ग्राफ बना के देखो उसको, उसका वीपी ग्राफ बना लो, जो चाहिए सब मिल जाएगा। ठीक है, संकल्प आया बेटा आपका? संकल्प सर कर रहे थे, थोड़ा अभी लास्ट में पहुंचे ग्राफ बनाने के बाद। करो करो करो। तो रुके या स्टार्ट करें? सर आप स्टार्ट कर दो, हम देख रहे हैं। चलो कर लो। और बाकी लोगों क्या हाल है? हो रहा है? अखिल नहीं हुआ सर अभी। कोई बात नहीं। चलो देखो, अच्छा ग्राफ अगर हम बनाएं तो वीटी ग्राफ सिंपल ये बनेगा। देखो बेटा, चलो आ गया अच्छी बात है, नहीं आ गया तो भी अच्छी बात है। अब चलो इधर देखो, ये वीटी ग्राफ इसका बनेगा। सबसे पहले एक्सेलरेट कर रहा था तो ऐसा बनेगा, उसके बाद जब डिसेलरेट कर रहा था तो ऐसा बनेगा।
तो ये आपको टी नॉट चाहिए और ये वी मैक्स चाहिए। क्यों बेटा? एक बात जरूर है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू a1 और tan बीटा इक्वल्स टू a2। बोलो करेक्ट हो? -10 बीटा होगा ना सर वहाँ पे? नहीं, डिसलरेशन है ना बेटा, ये a2 का डिसलरेशन है, इसीलिए माइनस साइन इसमें पहले से था। लो माइनस ऑफ -a2, अब करेक्ट है? यस सर। या -10 बीटा इक्वल्स टू -a2, तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? a2। सर ठीक, अब जरा एक बात समझो तुम, a1 की वैल्यू है कितनी वैसे बेटा? tan अल्फा। अगर हम लेट सपोज इसको t मान लें, थोड़ी देर के लिए हमने इसको t मान लिया, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अरे tan अल्फा क्यों बोल रहे हैं हम बेटा? हाँ tan अल्फा, सही तो है। tan अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? a1। a1 की वैल्यू कितनी है? b max अपॉन t, करेक्ट है। सिमिलरली a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan बीटा, और tan बीटा कितना है? v max अपॉन t नॉट माइनस t। ये लेंथ कितनी है बच्चा? टी नॉट माइनस टी नहीं है? ये आ गई। अब देखो, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा करके देखें, हमें किसको उड़ाना है? टी को उड़ाना है बेटा। a1 a2 तो हमारा नून है, ठीक है। तो दूसरे वाले पन्ने पे आ जा रहे हैं, इस पे बता दे रहे हैं हम। इतना हम लोगों ने देखा था, करेक्ट। अब देखो, अब हमारा प्रयास जो है वो ये है कि हम इधर से जो निकाल लिए 1 अपॉन a1 इक्वल्स टू t अपॉन v max, और यहां से क्या निकालें? 1 अपॉन a2 इक्वल्स टू t नॉट माइनस t अपॉन v max, करेक्ट है। अब अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस ए होगा ना? ये सेकंड इक्वेशन, हाँ जी बेटा। v माइनस ए होगा उसमें a2 में नीचे। नहीं, माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं ना बच्चा कि हमने tan b2 नेगेटिव में होगा ना, ये नेगेटिव में, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। यस सर। डिसएलरेशन है तो दोनों दोनों कैंसिल हो गए ना। तो सिंपल या मैथमेटिकल लॉजिक से भी देख सकते हो। अब हमारे पास v मैक्स नहीं होगा सर, नीचे v मैक्स आपने नहीं लिखा था, उसमें v माइनस a होगा नीचे ना, t नॉट माइनस t अपॉन v माइनस a। इसको हमने उल्टा कर दिया ना, क्या दिक्कत है? ये a2 लिखा है बच्चा, ये a2 लिखा है और ये a1 लिखा है। अच्छा, ठीक है, हमने इधर वाली चीज को यहां लिख दिया, इधर वाली चीज को यहां लिख दिया। अब हमारे पास अननोन कितने हैं बच्चा? t, b max और t नॉट। इक्वेशन कितनी मिली? मात्र 2। तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे? क्या हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन है? हाँ है, कि दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया ही तो होता है वीटी ग्राफ के अंदर का, तो एरिया जो है वही हमारा क्या है? d, और वो कितना है? हाफ इंटू बेस t नॉट इंटू b मैक्स। ये होगी तीसरी इक्वेशन। बोलो करेक्ट है? सही है कि नहीं है? अब इन दोनों को जोड़ दें। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इक्वेशन का सलूशन बता रहे हैं हम आपको कि कैसे करोगे। 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, t से t कट जाएगा, यहां से क्या है? t नॉट बाई v मैक्स, करेक्ट है। अब आप एक काम करो, ये है 1 प्लस 2 जोड़ने से आई थी, अरे दिख ही नहीं रही थी ये तो, 1 प्लस 2 को जोड़ने से आई थी। अब इस एक्सप्रेशन में आप बड़े आराम से टी नॉट को एलिमिनेट कर सकते हो, या इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से गुणा कर दो, तो LHS से गुणा हो जाएगा। d डब्बे में आया 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, और यहां क्या आया? b मैक्स से b मैक्स कट जाएगा, बोलो इक्वल टू लगेगा, हाफ रहेगा ही रहेगा, टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ
तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टी नॉट, और टी नॉट यहां रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वी मैक्स। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हुई? शाह बोल रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन वंस मोर प्लीज। चलो देखो, एक बात बताओ बेटा, कहां तक शाह की दिक्कत हुई आपको? ये ग्राफ बन गया था ठीक से? ये ग्राफ बन के हमने बोला कि पहले लिखा था कि एक्सेलरेशन a1 है और रिटार्डेशन a2 है। तो a1 का एक्सेलरेशन मतलब यहाँ अल्फा का एंगल अगर आप मानते हो तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, a1, जो कि किसके बराबर होगी, v max अपॉन t, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan बीटा 2, tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है v max और ये कितना है, t नॉट माइनस टी, डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया हमने। देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे मेथड को ही फॉलो करो सॉल्व करने के लिए, आपका कोई भी मेथड अपना हो सकता है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन बताइए ना बच्चा कहां से आई, इसको उल्टा कर दिया ना हमने, इसको उल्टा कर दिया, टी ऊपर चला गया, बी मैक्स नीचे आ गया, ये 1/a1 हो गया। इधर टी माइनस टी नॉट किया, अपॉन बी मैक्स नीचे आया, 1/a2 हो गया। हम टी को एलिमिनेट कराना चाह रहे थे, अनावश्यक रूप से टी नहीं लेना चाह रहे थे। यहाँ टी और टी नॉट और बी मैक्स में इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ के टी बाई बी मैक्स, टी बाई बी मैक्स कट गया था, तो टी नॉट बाई बी मैक्स आ गया, हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और दें। यस सर। संकल्प हो गया था पूरा, आया था बेटा? क्यों संकल्प? चलो आया था बेटा संकल्प? पता नहीं म्यूट करके चला गया। चलो एक क्वेश्चन और दें, करोगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि ये ग्राफ थोड़ा है तो मजेदार चीज। अब एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ट्रिक थी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक, ये हम मान रहे हैं। सर 1-2 के सम के बाद एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, 1-2 के सम के बाद। चलो देखते हैं, एक बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बहुत आसानी से होने वाला। देखो एक पैरासूट है, ऐसा कोई बलून था जो जमीन पे रखा था, ये उड़ना स्टार्ट करता है 2 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का सीन था, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है। जब ये यहां पे पहुंचा तब भी इसकी स्पीड, ये 4 सेकेंड था, तब भी इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? तब भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रही। यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, पार्टिकल को जब ड्रॉप किया जाएगा तो देखो पार्टिकल को छोड़ते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 को चाहो तो 10 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन सही हो जाते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड से एक बलून उड़ना स्टार्ट करता है जमीन से, 4 सेकेंड के बाद उससे एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाता है। जब इस पार्टिकल को ड्रॉप किया जाएगा तो बताओ इस पार्टिकल का क्या होगा, इसका मोशन कैसा होगा? सबसे पहले ये बताओ, ये यही वेलोसिटी पकड़ेगा? यस सर। बताया था ना, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। तो अब अगर ये यही वेलोसिटी पकड़ेगा तो क्या होगा, ये फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, यस सर। है ना? तो आपको बताना है इसके मोशन का ग्राफ, ठीक। ड्रॉ ग्राफ ऑफ मोशन फ्रॉम t, ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू, बस आगे तक का, जब तक ये जमीन पे गिरेगा तब तक का आपको t इक्वल्स टू 0 से मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो करो। अभिषेक सर, फिर से एक बार सब करेंगे सर। हेलो, चलो जल्दी से, इसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं है, 10 से 15 से 20 मिनट में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इस सवाल को
इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं कर सकते। आप इस सवाल को इक्वेशन ऑफ मोशन से करिए, बेशक करिए, ठीक है, लेकिन हम आपको एक अल्टरनेट तरीका दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, तो शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये वाला मेथड सर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप किसी भी एक मेथड को दुरुस्त रखो बस, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक लाइन खींच खींच के फिर मोशन बना बना के वैसे भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक का एक मोशन, फिर वहां से आगे तक का मोशन, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। बट जब सबसे एक के बाद एक मोशन होते हैं तो एक ग्राफ्स के साथ सॉल्व करना सवाल को ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है, ठीक है। तो करें अब हम इस सवाल को, बनाएं इसका, बनाएं ग्राफ। देखो बीटी ग्राफ हम बना ले रहे हैं इसका। बीटी ग्राफ में शुरुआत कहां से करी थी? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने सेकंड के लिए की थी? बोलो कितने सेकंड के लिए करी थी इसने? 4 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये हवा में आया तो वेलोसिटी तो यही रहेगी, लेकिन इसका एक दिशा को आप पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी, तभी इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया था। अब एक्सेलरेशन कहां की तरफ है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और जितना भी एंगल बनाएगी ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जी सर जब बलून ऊपर जाएगा तब भी तो रिटार्डेशन होगा। कैसा? सर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लगेगा ना डाउनवर्ड में। बिल्कुल लगेगा। एक बार बताओ, इसके ठीक पहले एक्सेलरेशन कितना है? 0। 3.99 के पहले कितना है? 0। और 4.11 पे कितना है? या 4.01 पे कितना है एक्सेलरेशन? -10। तुम्ही ने कह दिया, ये वही तो है, जैसे ही हवा में आया वैसे ही तो है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सर ऊपर, ये वेलोसिटी है। अबे जैसे इसको छोड़ोगे, छोड़ने के तुरंत बाद ये नीचे तो आएगी नहीं, फिर ये कहां की तरफ जाएगी? ये यूपर की तरफ जाएगी। यस सर। और ऊपर जाके फिर नीचे आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मोशन एक्चुअली ऐसा है कि यहां से यहां तक कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। फिर यहां से लेके यहां तक कैसा है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन कह लो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह लो। तो जो तुम कह रहे थे ना कि इसके तुरंत बाद, 4 सेकंड के तुरंत बाद इसके मोशन पे जो कमेंट कर रहे थे वो क्लियर हुआ कि सर नेगेटिव एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इस ये वाला पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है? इसके। देखो यहां 0 है वेलोसिटी, इसमें यहां 0 आई, और इसके बाद फिर ये नीचे चलते ही चला गया। बोलो हाँ, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? जी क्या T0 की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग ग्राफ? कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना है? T0 -4। ये कितना है? 10। तो tan अल्फा जो होगा, जिसको आप G कह रहे हो, ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई T0 -4। बोलो तो T0 की वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट है? तो साहब 5 सेकंड पे ये रुक जाएगा और कितनी देर बाद जमीन पे आ जाएगा? अब आप नाप लो जमीन पे कितनी देर बाद आएगा। जब जितना हिस्सा ऊपर है, जितना हिस्सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का है यहां से यहां तक, उतना ही हिस्सा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का भी हो जाएगा यहां से यहां तक। बस तो जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आएगा, तो फिर अपनी जगह पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तो इसकी मदद से निकाल सकते हो आप। अगर हम पूछें कि कितनी देर बाद हमारा पार्टिकल जमीन पे आ जाएगा, तो निकाल लोगे? यस सर। निकालो।
आया? अच्छा संकल्प बेटा, ग्राफ बनाना आता है आपको? यस सर, यस सर, आता है ना? यस ये सर। ये बन गया, समझ में आया? जो बोल रहे हैं वो क्लियर है ना? हाँ सर, बन गया था बन गया। चलो ठीक ठीक। ये टाइम बताओ इसी ग्राफ की मदद से कि कब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा या ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक। इनिशियल पोजीशन की जगह लिख लो ग्राउंड, ज्यादा अच्छा। चलो बताओ। अभिषेक सर, हाँ बेटा बताओ। एक मेरे से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? एक्चुअली सर उस टाइम सर डिस्कनेक्ट हो गया था फोन से। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर? क्वेश्चन यहाँ तक ये वाला पहला हो गया था। दूसरा ये है कि Actually, कितनी देर के बाद पार्टिकल फिर से जमीन पे आ जाएगा। सर ये वाला नहीं सर, स्टार्टिंग का क्वेश्चन, ये तो हम पता है। अच्छा काफी देर से गायब हो क्या? इसका काफी आंसर देर से बताओ, अभी बीच में आ पहले इसका आंसर बताओ बेटा। अंशुल, अंकित, अंकित यस सर, by 2 into 10 करो जल्दी फटाफट, कितनी देर लग कर रही रहे है? हैं कर रहे हैं। चलो, करो फटाफट। 40 तो पल्लू कमल 10 चलो देखो अब इधर, कितनी देर के बाद पार्टिकल फिर से जमीन पे होगा? तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया हो तो बात बन जाएगी। बताओ। अब देखो, अगर हम ये बात करें, अगर हम इस पॉइंट को टी नॉट मान लें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी टाइम की? टी नॉट -5 हो जाएगी कि नहीं? यस सर। ये कितनी हो जाएगी? ये भी अल्फा होगा। 10 अल्फा की वैल्यू जी है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? -10। अरे क्यों -10 हो जाएगी? 10 अल्फा की वैल्यू जी, ये कितना है आंसर? आंसर नहीं लिखो इसको, इसको बोल दे रहे V1 बोल दिया, तो ये क्या है? V1 अपॉन टी नॉट -5। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? G टाइम्स टी नॉट -5। G टाइम्स टी नॉट -5। ठीक है। अब देखो एक बात, अब इसमें क्या हो रहा है ये पता है आपको, ये पता है, मतलब पॉजिटिव एरिया जो है उतना ही हमारा नेगेटिव एरिया हो जाएगा तो बात बन जाएगी। करेक्ट है?
बोलो। तो पॉजिटिव एरिया कितना है, बोलो। ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गई, ये कितनी है 5 + 4। अबे एक मिनट, कुछ गलत लिख गए क्या हम? टी नॉट की वैल्यू 5 आई थी ना, हाँ तो ठीक है। ये यहां से यहां तक कितनी है 5, ये यहां से यहां तक कितनी है 4। तो 5 + 4 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 10। ये क्या है, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस है T0 - 5, और ये कितना है हाइट, G टाइम्स T0 - 5 का T0 - 5। तो T0 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये G से G कट जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, 5 और 4 कितने हो गए 9। 9 इधर से कितना चला जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 5 और 3 8। T0 की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेकेंड। गुड, अंशुल का आया था 8 सेकेंड। और कितने लोगों का आ गया था 8 सेकेंड? आ गया समझ में? हम ये मान के चलें कि अब ये चीज आ गई। अरे बोलो बेटा, सब लोग आ गई समझ में? यस यस सर। आ गया था? कितने लोगों का आ गया था? खुल गया ऑडियो, क्या खुल गया? ऑडियो खुल गया सर। ऑडियो खुल गया? सर मेरा सर बंद हो गया था। अरे बंद क्यों हो गया था? अब आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर, मेरी आवाज वहां नहीं जाती थी अभी सर, बंद रहा मैं। आ रहा है बाबा, आंसर आया आपका 8 सेकंड? हाँ सर आ गया। अरे गुड बेटा, शाबाश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल ये, क्या आप बता सकते हो कि इस प्रोसेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? नेक्स्ट है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सर 120 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तुम्हारे लिए तो बोल रहे हैं हम, लिख तो अपने लिए रहे। चलो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने। भाई पहले ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली? हम्म 90 मीटर अंशुल का। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? सर पॉजिटिव एरिया भी जोड़ दो प्लस नेगेटिव एरिया जो है उसका मॉड लेके जोड़ दो। बेटा जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा था, आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो जब तक ये ऊपर जा रहा था तब तक तो आपका पॉजिटिव था डिस्प्लेसमेंट। और इतना एरिया जो ऊपर आ रहा है ये इसी के एरिया, इसी की लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, इसी डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसका एरिया है कि नहीं है? और जो लौट के आ रहा है वो इसका एरिया है। बात समझ रहे हो? यही आपने यहां पे भी किया ना, पॉजिटिव एरिया इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो टोटल डिस्टेंस देखनी है तो क्या करोगे आप? कितना भाई ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ रहा है? हाफ इंटू 5 + 4 इंटू 10 प्लस इतना ही एरिया इसका है, हाफ इंटू ये कितना आया था 8 आया था, तो 3 इंटू 10। तो यहां से भी देख सकते हो 9 × 45 9
पंचे 45, अरे दिख 90 नहीं, कितना आया यहाँ से 90। समझ में आ रहा है बात? तो किसी भी मोशन जो कि सब्सिक्वेंट मोशन है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ की मदद लेनी पड़ती है, और ग्राफ से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्लियर हुआ? वीटी ग्राफ आया समझ में? अब एक लास्ट ग्राफ देख रहे हैं जो कि ये एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है बेटा, देखो कोई भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके का है। एक बात बताओ, क्या हमने आपको da/dt जैसी कोई चीज बताई है? नहीं बताई। तो da/dt अभी आपके मतलब की नहीं है, कोई मतलब आपको नहीं जानना है वो। तो रेट इसका कोई मतलब का नहीं है। बस एक चीज की जरूरत, एक चीज बस कर सकते हो तुम, a इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, dv/dt। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, adt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर आ जाएगा डेल्टा v, और ये क्या है, adt। ये चीज क्या है, यानी कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये इक्वेशन कह रही है कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर एटी ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर एटी ग्राफ। तो आपको कभी भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी निकल रही है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर मुश्किल पहुंचे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो एटी ग्राफ को हम केवल और केवल एक चीज के लिए, हाँ बच्चा, ए कांस्टेंट नहीं है इसमें, ए कांस्टेंट नहीं है बेटा, ए कांस्टेंट एक पर्टिकुलर केस है। अगर ये ऐसे होता तो आप बोल सकते थे कि हाँ ये किसी मतलब का है, तब ए कांस्टेंट होता। इन जनरल तो ए कांस्टेंट नहीं है ना, देखो ए बढ़ रहा है घट रहा है, सब कुछ तो हो रहा है ए के साथ, समय के साथ साथ। ओके सर। ठीक है, तो देखो बच्चा, अब जो हम बात कर रहे हैं उसको समझो आप। यहां से हम केवल चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप ग्राफ को खुद बताओ और आप रीड करने की कोशिश करो। एटी ग्राफ अगर ऐसा है, ये मोशन कैसा होगा बेटा, किसी मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है 0 नहीं हो सकती क्या? सर, 2 मीटर पर कांस्टेंट सेकंड, 2 मीटर पर, हाँ 0 मतलब कोई भी constant कांस्टेंट हो सकता है। वेरी गुड। तो a इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब है ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यहां से एक बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि ये वाला जो है एटी ग्राफ को देख के आप वेलोसिटी के चेंज की बात कर सकते हो, मगर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ केवल वेलोसिटी का चेंज दे सकता है, वेलोसिटी नहीं दे सकता। यहां पे भी एटी ग्राफ 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में वो 0 भी हो सकती है, रेस्ट भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 20 मीटर पर सेकंड भी, 200 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। समझ रहे हो? चलो, तो इस पे हम कोई और इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। हाँ इसमें बता सकते हो ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बाद बाकी के किसी मतलब के नहीं है। करेक्ट है? तो ये हैं चीजें। एक सवाल करो, फटाफट करो सवाल, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर करना। चलो हाँ एक क्वेश्चन करो फटाफट। इसमें क्या है देखो, ये बनाया हमने एटी ग्राफ, क्या आप बता सकते हो कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड
find velocity at t equals to 5 seconds if initial velocity is 4 meter per second. t equals to 5 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो एक बार बताओ एटी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है? डेल्टा वी। वेलोसिटी बस कर जाओ बेटा, हो गया काम, हो गया। चलो चलो बताओ फटाफट। तुरंत बताओ। चलो देखते हैं कितनी आ रही, 29 मोस्टली लोगों की। चलो देखो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ। तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। कहां से कहां तक देखना है, 0 से 5 तक। 5 सेकंड पे ये कितना है, 10। हमने सभी कुछ आपको दे दिया। हाफ इंटू 5 इंटू 10 कितना आ गया, बी फाइनल माइनस 4 इक्वल्स टू 25, 29 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो एटी ग्राफ के भी सवाल अब हो गए। अब हम कुछ बस 2-4 मिनट बस बात करना चाह रहे, 5-7 मिनट में सारा के सारा जो है बचे हुए जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस टाइप के ग्राफ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और फिर हम लोग अगले वाले टॉपिक पे चल देंगे, रिलेटिव मोशन पे। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहली चीज है इसमें कुछ नोट करके हम बात बताना चाह रहे हैं, या नोट ना लिखो आप, बेहतर है अगर हम आपसे पूछें एक जनरल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। सबसे पहला ग्राफ है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। आप लॉजिक लगाना, देखें आपको ग्राफ रीड करना कितना आता है। ठीक है, ग्राफ लगभग खत्म हो गए। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। तीसरा है डिस्टेंस टाइम। चौथा है फिर से एक और देख ले रहे, डिस्टेंस टाइम। बताओ इन चारों में से ABCD में से कौन सा ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल, इज और आर पॉसिबल। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। एनालाइज करो और बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ये बताना है। सर डी। डी पॉसिबल है। केवल डी चेक सर करो एक केवल बार, डी चेक करो, डी को भी चेक करो एक बार। सर डी डी डी। डी को बेटा एक बार चेक करो। अच्छा, हमको लग रहा है डी में भी, डी आप कह रहे हो डी आंसर नहीं है। इन चारों में से कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ई लिख दे रहे हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। चलो नोटा। सर ई। अभी जब चारों नहीं पॉसिबल है तो ई, ये कैसे पॉसिबल है ये बताओ। इसमें क्या, इसमें ये
इसमें क्या बुराई है? इसको क्यों कह रहे हो कि पॉसिबल नहीं है? सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि d इक्वल्स टू नेगेटिव। ये कैसा है? नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसमें d इक्वल्स टू नेगेटिव है, इसीलिए इसको कट किया। इसमें क्या गड़बड़ है बेटा? सर जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड भी नेगेटिव स्पीड नहीं हो भी सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। ये वाला, इसमें क्या खराबी है? सर डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती सेम टाइम पर। डिस्प्लेसमेंट की, वेरी गुड, एक डिस्प्लेसमेंट की। अब एक टाइम पे अगर आप देखो तो इसी टाइम पे, एक टाइम पे पार्टिकल एक ही जगह पे होगा ना। इसके हिसाब से इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीन तीन वैल्यू रख रहा है एक टाइम पे। एक टाइम पे 3 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। 3 डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम नॉट पॉसिबल। 3 डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पे संभव नहीं है। अब ये आता है चौथा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या खराबी है बेटा? इसको क्यों बोला नन, इसको ये नहीं होगा, ऐसा क्यों बोला? सर डिस्टेंस पहले बढ़ के फिर घट नहीं सकता। वेरी गुड, डिस्टेंस बढ़ने के बाद कभी घट नहीं सकती। आप सोचो बेटा, क्या ये पॉसिबल है कि किसी टाइम तक, इस वाले टाइम तक वो 8 मीटर चल चुका होगा और फिर टाइम बढ़ने के बाद उसकी डिस्टेंस कम हो गई? अरे कुछ भी करो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रही है। क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस कभी किसी की कम हो? अरे एक बार आपने 8 मीटर चल लिया तो इससे 8 से 7 कभी नहीं हो सकता। 8 से 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, बट 8 से 6.5 7 ये नहीं हो सकता। क्लियर है? इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है? तो सही आंसर क्या है? ई। इसमें क्या हो रहा है? डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती। करेक्ट। चलो अब देखो, अच्छा आगे, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कहीं आपको एसटी ग्राफ मिले, ठीक है, तो एसटी ग्राफ से वीटी डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिले, उससे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए हो, तो कैसे करोगे? एक नोट करके चीज पूछ रहे हैं, नोट करके लिखवा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखवा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में बनाना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कहीं ऐसा है, ये कन्वर्जन है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में, अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा मिले तो क्या इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो? कोशिश कर सकते। देखो इसका जो तरीका है वो क्या होता है बेटा, कि जितना डिक्रीजिंग पार्ट हो, जो भी डिक्रीजिंग पार्ट हो, उसकी आप मिरर इमेज लेते जाओ। जैसे देखो यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है तो कोई पेन नहीं, लेकिन इसके नीचे क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो जितना हिस्सा डिक्रीजिंग हो आप उसकी मिरर इमेज ले लो। जैसे ही आप मिरर इमेज लेने जाते तो ये वाला हिस्सा फिर क्या होने लगता, यहां से फिर डिक्रीज होने लगता, डिक्रीज होने लगता है, इसको फिर उल्टा कर देते, तो इसको आगे की तरफ करते चले जाओ। ये जितना हिस्सा डिक्रीज हो रहा है आप इसकी मिरर इमेज ले लो। फिर जब आप इसकी मिरर इमेज लेने के बाद ये हिस्सा फिर से उल्टा होने लगता, क्योंकि इसकी मिरर इमेज आप लेते तो ये उल्टा हो जाता, तो फिर ये इसके, फिर ये वाला हिस्सा पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमेशा इंक्रीज करती रहती है, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती। ठीक है, ये एसटी ग्राफ है और ये क्या है हमारा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो भी हिस्सा हमारा डिक्रीज कर रहा है उसको बाई इक्वल्स टू मैक्सिमा के अबाउट क्या कर दो? मिरर इमेज ले लो। ठीक है, तो जितना हिस्सा डिक्रीजिंग हो उसकी बाई इक्वल्स टू मैक्सिमा जो भी आ रही है जिस पॉइंट पे, उसके अबाउट आप उसको मिरर इमेज कर दोगे तो वो डिस्टेंस का ग्राफ बन जाता है। अगर कहीं देखो यहीं पे लिखा नहीं रहे इसको, केवल एक जनरल बात बता रहे हैं कि अगर कहीं कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो क्या होता है?
वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे, कोई अगर वीटी ग्राफ दे, वीटी ग्राफ लेट सपोज ऐसा था, और इसका कोई स्पीड टाइम ग्राफ पूछे, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? इसको यहां से ऐसे से करना स्टार्ट करो, जितना हिस्सा आपका नेगेटिव हो आप उतने हिस्से की मिरर इमेज ले लो, क्योंकि -2 भी है तो भी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2, -4 भी है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी +4, क्योंकि स्पीड जो भी आपकी वेलोसिटी है उसका साइन घटा के मिल जाता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लोगे, ये चीज हो जाएगी। ये क्या है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाता है? ये होता है मिरर इमेज अबाउट टाइम एक्सिस। तो करेक्ट है, आपने मोशन के ग्राफ देखे, और जितना ज्यादा आप ग्राफ वगैरह को देखते जाओगे आपको और एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। यहाँ पे हम एक टर्म और बताना चाह रहे हैं कि आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आज हम आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन भेजेंगे। अब इनमें एक शब्द का इस्तेमाल होगा जिसको बोलते हैं हम रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम क्या होता है ये बताओ? ये जहां कहीं भी आप रिएक्शन टाइम देखोगे तो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि चीजों को देखने में और करने में आपने कितना गैप लगाया। जैसे आपने देखा कि एक गाड़ी चलाते चलाते आपने देखा कि कोई एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, तो आपने देखा, देखने के कितनी देर बाद आप ब्रेक लगाओगे? देखते ही तुरंत ब्रेक तो नहीं लगाया जाएगा। अगर आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा है मतलब, तो आप सुस्ता के आराम से ब्रेक लगाओगे, और अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम है तो आपने देखते ही कम से कम 1 आध 2 4 मिली सेकेंड तो लोगे ना, 10 मिली सेकेंड लोगे ना, कि देखने में और करने के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी उसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कंटिन्यू रखा गया है। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा था तो वो गाड़ी चला ही रहा था उतने टाइम तक, देखने के बाद और करने के बाद, उसने देखने के बाद और करने के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने, कि पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीने के बाद आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। पीने के बाद आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ने से क्या होता है कि आपने देखा और देखने के बाद बहुत आराम से ब्रेक लगाते हो। जब आराम से ब्रेक लगाते हो तब तक भाई साहब उड़ जाते हैं। बात आ रही है समझ में? इसीलिए वो ड्रंक एंड ड्राइव मना होती है। करेक्ट है बात? तो रिएक्शन टाइम अगर कहीं शब्द मिले तो इसका मतलब होता है जो अवस्था थी वैसे ही चल रही है, क्योंकि रिएक्शन टाइम शब्द का इस्तेमाल होगा। करेक्ट है। अब देखो हम लोग आज एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम बेटा केवल उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बस केवल टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद हम क्लास छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। यार ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, आप इसको जब पढ़ोगे तो चीजों का देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ज्यादातर लोगों ने ट्रेन में सफर करते वक्त ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि बगल वाली ट्रेन चलती है और हमको लगता है कि ट्रेन हमारी चली। यस सर, ऐसा हुआ है ना? फिर आप इधर देखते हो तो इधर भाई साहब वो चाय समोसे वाले वही खड़े होते हैं, वो चाय गरम वही बोल रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है, अबे यार वो बगल वाली चली। लेकिन बगल वाली ट्रेन को देख के एकदम झटका अपन को लगता है ना कि जैसे हम चले हों। क्यों बेटा? यस सर। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, चलो उसको तो छोड़ दो, हम लोग आम बोलचाल में जब लॉकडाउन नहीं था, बहुत पुरानी बात है, जब स्थितियां सामान्य थी, याद आ रही हो थोड़ी थोड़ी, तो जब तुम लोग स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे आप लोग घर पे क्या बोलते थे? जब घर से निकल रहे होते थे तो उस टाइम पे क्या बोलते थे? कि स्कूल जा रहे हैं, बोलते थे कि नहीं? बताओ। और जब स्कूल बस में बैठ जाते, स्कूल बस में बैठ जाते थे, फिर क्या बात करते थे अपने दोस्त से? यार वो स्कूल आ गया क्या? कभी सोचा है ये बात? यस सर। ऐसे ही बोलते थे ना, बोलते थे कि यार वो फला फला बिल्डिंग आ गई क्या, वो चौराहा आ गया क्या, है ना, वो उनकी हलवाई की दुकान आ गई क्या। तो इस तरीके के सवाल बोलते थे जब आप गाड़ी में बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद आप देखते थे कि जमीन चल रही है, बगल में दुकानें पीछे भाग रही हैं,
जो चीज आप देखते थे चलती हुई, आप बोलते थे वही आ रही जा रही। जब आप जमीन में थे तो बस चलती हुई दिख रही थी, लेकिन जब बस पे बैठ गए तो जमीन चलती हुई दिख रही। बोलो। तो ये सब जो खेल है वो रेफरेंस फ्रेम का है कि आप कहां से बैठ के चीजों को देख रहे हो। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, इस तरीके की एक बस है, और आप यहाँ नीचे खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे लिखा है जेब कतरों से सावधान। अब ये जेब कतरों से सावधान अगर आप इनसे पूछोगे तो ये क्या कहेंगे? रेस्ट पे है। और इनसे पूछोगे तो ये क्या कहेंगे? मोशन में है, ये चल रहा है। तो आप कहां से चीजों को देख रहे हो, इसके हिसाब से मोशन बदलता रहता है। ये भी फील किया होगा कि यहाँ जमीन के किनारे पेड़ लगा है, इन भाई साहब से पूछोगे कि पेड़ चल रहा है कि रुका हुआ है, ये क्या कहेंगे? पेड़ रुका हुआ है। लेकिन कभी खिड़की के बाहर झांक के पेड़ों को देखा है? बोलो, देखा है? पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए दिखते हैं आपको कि नहीं दिखते हैं? यस सर। ठीक है। अब आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जिसका नाम रिलेटिव मोशन है, इसको पढ़ने के बाद आपको ये फीलिंग आएगी कि चीजें अगर आप किसी और जगह से देखोगे तो कैसी दिखेंगी, है ना? अगर हम आपकी आंखों में दूरबीन लगा दें सिंपल सी, और आपको एक बस पे बिठा दें, दूरबीन क्या लगा दें जो घोड़े के आगे ये लगता है ना, जिससे दाएं बाएं ना देख पाए, तो हम घोड़े के आगे लगा के आपको शीशे के सामने बिठा देंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि गाड़ी आपकी चल रही है या आगे वाली चल रही है। या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आजादी मिलने वाली है कि आप कहीं पे भी बैठ के देखो चीजों को, कैसी दिखेंगी ये आप जान जाओगे। करेक्ट है? आप अगर बस पे बैठ के देख रहे हो तो रोड कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा। चिड़िया उड़ रही थी तो चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया कैसे दिखाई देगी? मान लो चिड़िया इधर की तरफ उड़ती हुई, ऊपर की तरफ उड़ रही थी कोई 4 मीटर पर सेकंड से, तो इन वाले भाई साहब को ये चिड़िया की स्पीड क्या दिखाई देगी? इनको चिड़िया कैसी किधर की तरफ उड़ती हुई दिखाई देगी? बात समझ रहे हो? या ये इधर पे कोई एक कार आ रही थी, उस कार वाले भाई साहब को ये ट्रक किस तरीके की, ये वाली बस में बैठे हुए लोग किस तरीके से चलते हुए दिखाई देंगे? हो सकता है कार के बगल में एकदम बस आ जाए और आप सो रहे थे, आपकी आंखें खुले तो आपको लगे अबे यार बस तो खड़ी है, फिर जब आप इधर देखो तो पीछे पेड़ भागते हुए दिखे, तब आपको अबे यार बस चल रही है, अपनी गाड़ी भी चल रही है ना? तो ये सब चीजें हम लोगों को सीखनी है इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को कोशिश करना कि पूरे मतलब कायदे से उस टाइम पे पढ़ो। ठीक है, तो कल होगी मोस्ट प्रोबेबली, कल हो या परसों जब भी क्लास हो, तो हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो रिलेटिव मोशन लेने वाले हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम मान सकते हैं इसके पहले वाले टॉपिक में ये हो सकता है कि कहीं कुछ वैसा लगा हो कि यार मैथमेटिक्स ज्यादा लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती, कुछ की नहीं होती। तो ये चीज है, हम क्वेश्चन अभी भेजने वाले हैं। अखिल पूछना है, अखिल कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं, आज वाले लेक्चर को हम अभी बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको मतलब बंद करने का मतलब है इस जो लेक्चर जो चल रहा है उस लेक्चर को हम लोग जो है रोक दे रहे हैं। ठीक है, और बाद वाला जो है अब जो समय बचेगा इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के आप लोगों के। ठीक है, चलो बाय बेटा।